हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 575th एपिसोड, 375th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. My hospital partner is क्रिम्स हॉस्पिटल, हर घर का सपना पूरा करे सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। माय आउटडोर पब्लिसिटी पार्टनर इज जेमिनी आउटडोर्स एंड अ बिग थैंक यू टू ग्लोबस ITI कामटी, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ट्राइकॉस्ट द चॉकलेट ब्रांड नाउ गोइंग ग्लोबल, एंड अ बिग थैंक यू टू युवा फाउंडेशन, युवाओं की उम्मीद, आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला, एंड ऑफ कोर्स जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। मोहन एंटरप्राइजेस को विशेष धन्यवाद जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के जितनी भी ज़रूरत के सामान है वो पहुंचा रहे हैं। वक्त बड़ा ही अजीब है। एक साल पहले तक शायद ये फेसबुक शो कहीं नहीं था, लेकिन आज ये नागपुर शहर का एकमात्र ऐसा शो है जो लोग देखते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग पसंद करते हैं। आप सब जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं इस शो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनके गाइडलाइंस के बिना, जिनके गाइडेंस के बिना ये शो शायद शुरू नहीं हो पाता था। आज इट्स एन ऑनर to introduce you to the person who has been a driving force in my life and a driving force of राज की बात। एक साल पहले इनके साथ में यहीं बैठा था, बिल्कुल यहीं, और यहाँ पर इस शो की शुरुआत की थी नागपुर शहर के और इस देश के सबसे सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट, द वन एंड ओनली डॉक्टर राकेश कृपलानी। सर गुड इवनिंग राज। सर 375th एपिसोड, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सपनों को साकार होते हुए देख रहा हूँ तुम्हारे जी। और जो विचार एक साल पहले एक सडन थॉट हम लोग ने व्हाट्सएप पे बात करते करते शुरुआत किए थे जी, उसे तुमने काफ़ी मेहनत के साथ और अपनी लगन के साथ ये फेसबुक का एक स्टार बन गए और एक अच्छा शो विथ ऑल सोशल इश्यूज़ के साथ में पूरे साल भर आई हैव बीन फॉलोइंग यू। बहुत ही अच्छा रहा। Congrats to you and wish you a good luck for this thing. सर congratulations to you too. अगर आप नहीं होते तो शायद ये शो नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। सर लेकिन एक साल में जो चीज़ें बदली हैं, जो चीज़ें नहीं बदली हैं, उनके बारे में जो पूरा का पूरा एक एक स्टडी है आपकी। आप देश के सबसे जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका एक मत, आपकी सोच, आपकी राय लोग इनफोर्स लेते हैं। What do you think सर? एक साल में क्या नागपुर बदला, क्या नागपुर की सोच बदली, क्या नागपुर के रहने वाले लोगों की प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़ में कोई चेंज आया? बहुत ही अहम सवाल पूछा राज तुमने। मुझे याद है कि लास्ट ईयर हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे और मैंने उस वक्त में बहुत सारी चीज़ कहा कि अल्टीमेटली पेंडेमिक जो रहेगा वो अल्टीमेट वायरल प्रॉब्लम से ज़्यादा साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम से रहेगा जी। लोगों का व्यवहार एक समस्या रहेगा। और तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी थे उस वक्त में कि सर क्या होगा। मैंने कहा कि प्रॉब्लम यही रहेगी कि सरकार व्यवहार को नहीं सुधार पाएगी जी। और ये हमने शायद 22 अप्रैल को ही बात की थी लास्ट ईयर, पिछले सेम डे पे। बिल्कुल सर, आज वो पोस्ट भी आया फेसबुक पे तो यही हुआ है कि अब देखिए कि मेजर प्रॉब्लम ही सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए लोगों का व्यवहार हो गया है। कितने भी लॉकडाउन ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्टीमेटली लोगों की जो खुद की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पीछे में कि जो इसराइल ने किया है अपने डिसिप्लिन जिंदगी के साथ में, वो लोग आज बगैर मास्क के कुछ दिन निकाल रहे हैं। अभी हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यहाँ बिहेवियर है जी। जो अभी तक हमको स्कूलिंग से, एजुकेशन से, समाज से हम सीख नहीं पाए कि हमारी खुद की ओनरशिप होना, हमें सेंसिटाइजेशन होना कि नहीं किसी और को भी नुकसान पहुंचेगा जी। तो मुझे लगता है आज के समय में सबसे बड़ा जो पेंडेमिक का हिस्सा है, इकोनॉमी, साइकोलॉजी और बिहेवियर, ये तीनों आपस में बहुत ज़बरदस्त कनेक्टेड है। और मुझे लगता है कि अगर हम बदलाव नहीं लाए तो ये अगले और 2-4 साल, जो पिछले साल हमने कहा था 2025 तक चलेगा, 2-4 साल और ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है नागपुर की बात हम ना करें अभी इस वक्त में, क्योंकि ये बात सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं रही अब जी। ओवरऑल पूरी इंडिया में है ना, इंडिया का सब तरफ में बिहेवियर, जहाँ भी कहें हम कहें कि किसी प्रकार के जो मेले लग रहे हैं, किसी प्रकार के जो गैदरिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है हर किसी का, ऑब्वियसली वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई है व्यवहार को लेके। तो आई थिंक नाउ व्यवहार पे हम लोगों ने, नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सब ने उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करें ये सोचें हम सबसे पहले।
सर, एक साल पहले जब हमने शो किया था, शो का नाम था कोरोना क्राइसिस एंड करियर, है ना सर? राइट। तो आज हम एक काम करते हैं, हम ये तीनों जो चीज़ें हैं उसके ऊपर में सर बात करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो माइंडी सीवर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके पास अवेलेबल है, मुझे कहीं किसी दुकान में नहीं मिली, किसी हॉस्पिटल में नहीं है, किसी केमिस्ट के पास नहीं है, लेकिन वो आज सिर्फ आप ही के पास है, तो उसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन उसके पहले पिछले एक साल पहले जिस पर चर्चा हुई थी, हम उस पर एक बार फिर से चर्चा करें। सर, कोरोना किस तरह से देखें इसको? वायरस स्वरूप देखें, वॉर स्वरूप देखें, व्हाट इज इट? बहुत बड़ा इसके पीछे में इंटरनेशनल, सोशो पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ह्यूमन बिहेवियरल सबका कॉम्बिनेशन है ये। और आज देखिए कि अगर पूरे कोरोना को, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का कोरोना अगर एक साथ लाया जाए तो एक चम्मच के ऊपर भी नहीं होगा बोलते, लेकिन पूरे वर्ल्ड को हिला चुका है। लेकिन शायद ये इतना भी प्रॉब्लम नहीं करता अगर हमारा बिहेवियर के अंदर में चेंजेस नहीं होता, लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड नहीं होता ये चीज़। हुआ क्या है कि क्यों हम लोग अभी तक कोरोना के अंदर में अपने बिहेवियर को नहीं सुधार पा रहे और कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी, है ना? कारण क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है, लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस जो है हमारे ऊपर में, जो बहुत सारे बर्डन्स जो हैं, वो एक इंसान को अपने घर में स्टेबल होने नहीं दे रहे। और उसका जो कंडीशनिंग है हजारों सालों से बाहर निकल के लोगों से मिलने का, बात करने का, बिजनेस के अंदर में जो कुछ है, वो चक्कर के कारण से वो अपने घर में स्टेबल होके बैठे कुछ दिन, 7 दिन 15 दिन तक की वो स्टेबिलिटी लाए, वो नहीं कर पा रहे। और इसके कारण से ये कंटिन्यूस स्प्रेडिंग जो है, कम्युनिटी वायरस तक की पहुंचने की नौबत जो है, ये इसके अंदर आती जा रही है। तो कोरोना भले वो वुहान की लैब से हाइपोथेटिकली है, वेदर वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ या जहाँ से भी हुआ, लेकिन घुसा तो माइंड के अंदर में है जी। वेदर वो फियर के रूप में है, एंजाइटी के रूप में है, या डेथ को लेके इनसेंसिटिविटी के रूप में है। आज डेथ की इनसेंसिटिविटी ऐसी हो गई कि किसी की खबर कि उनके यहाँ डेथ हो गई कोरोना की, 1 सेकेंड में इंसान टॉपिक चेंज कर देता है जी, तो उसको डिस्कस भी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो क्राइसिस है, क्या वो क्राइसिस की जो ग्रेविटी है वो कम हुई है? क्या वो क्राइसिस की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है? क्राइसिस कम नहीं हुआ है। क्राइसिस तो आप देख रहे हैं कि म्यूटेंट वायरस फिर से सेकेंड वापस कोरोना रिटर्न करके वापस आया है। क्राइसिस तो कम नहीं हुआ है। पहले की अपेक्षा आज 3,25,000 पर डे के हिसाब से इंडिया में चल रहा है। क्राइसिस नंबर्स में कम नहीं हुआ है, डेथ रेट में कम हुआ है, मोर्टेलिटी में कम हुआ है। और मुझे लगता है थोड़ा एक प्लस पॉइंट इस बार दिखाई दे रहा है कि लोगों को अब इंटेंसिटी समझ में आई है, ग्रेविटी समझ में आई है। जो पिछले साल हम लोग कई लोगों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कोरोना और डेंजरस है, राज बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे जी। मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि लोग तैयार ही नहीं थे इस बात को मानने के लिए कि कोरोना जानलेवा है, इससे कुछ होता है जी। अपने यहाँ तो विदर्भ में तो आपको पता है 2.5 पैक पीने पे बोले कोरोना वैसे ही भाग जाता है, साउजी खाने से कोरोना भाग जाता है। मजाक मजाक में लोग ऐसे जोक भी कर, लेकिन अब लोगों के अंदर में आ गया है कि ये खतरनाक है। जब से बेड की क्राइसिस आए, जब से ऑक्सीजन की क्राइसिस आए, जब लोगों को लगा अपने मर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब थोड़ा बदलाव तो आया है। पर सेंसिटिविटी जो है, ये शब्द को मैं सभी दर्शक लोगों को बोलना चाहूँगा, यहाँ तकलीफ आई है थोड़ी सी अपने घर परिवारों में। सिर्फ करियर्स में बहुत उथल पुथल हुआ है, बिजनेसेस लोगों के बदल गए हैं। एक वक्त पर वो कपड़े का व्यापार करते थे, आज अनाज का व्यापार करने लग गए हैं। धंधों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लोगों ने प्रोफेशनली चेंजेस किए व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑल्सो। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ने लोगों को रिलीव कर दिया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मार्केटिंग सेल्स के लोग आज घर पर बैठ गए, घर पर पत्नी को बोल रहे हैं खाकरा बना, पापड़ बना, और ये लोग बेच रहे हैं। तो ये जो करियर में जो चेंज आया पिछले 1 साल में, मतलब ना ही सिर्फ शेयर मार्केट में बदलाव आया है, लेकिन एज अ करियर ऑल्सो अब क्या नई चीज़ें हैं और क्या चीज़ों को लोगों ने अब भूल जाना चाहिए। राइट। मुझे इस पे भी याद है, आपका हमारा एक शो हुआ था आत्मनिर्भर के ऊपर में, 27 अप्रैल का शो था, और हम लोगों ने इस पे चर्चा किए थे। और मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी रहनी पड़ेगी।
सबको एडाप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, लोगों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा नए करियर्स के बारे में, और ग्लोबल करियर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्लोबल बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली बार कहा था, जो उस वक्त लोग नहीं समझे, मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों ने वो एडाप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी लाना शुरू किया कि जो रिजिड बिजनेस था 20-30 साल से जो कर रहे थे, जब उनको समझ में आया कि दुकानें बंद हैं और अब ये यहाँ तक कि सीमित नहीं है कि मैं अपने एरिया में बेचूंगा, लेकिन अब वो कुछ नए धंधों की तरफ लोग बढ़ना शुरू हुए। अभी भी थोड़ा सा पीछे है राज, उसमें पीछे ये है कि अभी भी लोगों को जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे पिछले साल हमने अगले साल के बारे में बात किया, 3 साल के बारे में जी, लोगों का अभी भी विजन इकोनॉमिक्स को लेके और बिजनेस को लेके और कोरोना पोस्ट कोविड एरा को लेके, बिजनेस को लेके, इस पे चर्चा नहीं हो रही है कहीं कि बदलाव टेक्नोलॉजी क्या क्या लाने वाली है और हम टेक्नोलॉजी एडाप्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे चलाएं जी। तो करियर सर्वाइव करना है तो पहला तो सबको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जी, तभी जाके वो टकराव कर सकते हैं ई कॉमर्स के साथ, किसी और के साथ में। दूसरा ये कि कई बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाने वाले हैं और कई बिजनेस सडनली ऊपर आने वाले हैं जी। कई बिजनेस ऐसे रहेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं था, और जो लोग करियर के बारे में पहले थे कि ओके हमें अब्रॉड जाना है, दूसरी कंट्री में रहना है और वो सेफर है, दूसरी कंट्रीज में रहना सेफर है, अभी आप देख रहे हैं कि अगले 2 साल 3 साल तक तो ये कहीं किसी को कोई सीन दिखाई नहीं दे रहे। सच बात। तो अब करियर के बारे में भी सोचना है कि अपने नेटिव प्लेस पे, नेटिव जगह पे रह के पूरे वर्ल्ड के ऊपर में हम कहाँ कहाँ सामान भेज सकते हैं, तो इसके अंदर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इंडिया में ऐसे जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं जी, नॉर्थ ईस्ट से लेके अलग अलग स्टेट तक के कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड चाहता था कि आप इधर आके बेचो, गल्फ में, लैटिन अमेरिका में, कंट्रीज में। तो मुझे लगता है अगर आज सारे लोग एक्सप्लोर करें एक्सपोर्ट को, एक तो ये जिस पे गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, ये सबको एक्सप्लोर करें आगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया एटलीस्ट ये क्राइसिस से बच जाएगा रिसेशन के, क्योंकि वैसे कैसा था कि हमारे पास में गोल्ड का रिजर्व रहा रहता था घर में जी, और फाइनेंशियल सेविंग की इंडियन लोगों को आदत रही है, इसलिए हमने बहुत सारे रिसेशन बचा लिए जी। इस बार लोगों का थोड़े से रिजर्व्स खत्म हो गए हैं जी, और फिर हॉस्पिटल के खर्चे और सब कुछ है। तो मुझे लगता है अब लोगों को बाहर निकल के नया एक्सप्लोर करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। सर एक मुद्दा है जिससे आप हमेशा बचते आए हैं, मतलब पर्सनली भी जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उस बारे में बात करते हैं, और वो है अपना पॉलिटिकल व्यू देना। सर लोग इस वक्त प्रशासन से नाराज़ हैं, लोग इस वक्त सरकारों से नाराज़ है, कोई मोदी से नाराज़ है, कोई उद्धव से नाराज़ है, कोई नागपुर शहर के एनएमसी कमिश्नर से नाराज़ है। लोग कुछ कहते हैं कि यह नोटा डाल दो, कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में तो मैं इलेक्शन जो हाथ जोड़ते हुए घर पर आएगा उसके सामने मैं हाथ जोड़ लूँगा कि गेट आउट। अब सर मैं आपको स्पेसिफिक होकर नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है आपकी स्माइल कह रही है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, सर ये जो सोच है कि प्रशासन फेल हो गया, सरकारें फेल हो गई, अब उनके प्रति ये नाराज़गी जो है ये सर कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना सर? आप देश के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बताएं एक रास्ता कहाँ निकालें ये गुस्सा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम, पूरा सिस्टम आपस में इंटररिलेटेड है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन इस वक्त में, अगर हम कहें स्टेट बोले या सेंट्रल कहें, इनके आपस की मतभेद के कारण से आम इंसान भी इस वक्त सफ़र कर रहा है, बिल्कुल सफ़र कर रहा है, जाहिर है पेपर में जाहिर है, न्यूज़ चैनल में जाहिर है, सब तरफ में हो रहा है। बट साइमल्टेनियसली ये देखिए कि ये नौबत लाने की बात आई क्यों। अगर इसके पहले, अगर हम कहें कि इसके पहले पिछली बार जब हमारे यहाँ पे तुकाराम जी थे और उस वक्त में जब वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के ऊपर में लगे हुए थे कि ये करना है, काफ़ी लोगों ने रेजिस्टेंस किए, काफ़ी लोगों ने आंदोलन, नहीं हमको बंद नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है। तो अगर प्रशासन किसी प्रकार का कोई कानून या किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन लागू करने चाहता है, ऐसे टाइम में ये जो एजिटेशन और रेजिस्टेंस लोगों में रहता है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है कि कहीं ना कहीं स्टेट सेंट्रल दोनों की बात करेंगे इस बात में, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है इस बार। और ये नहीं कहेंगे कि कोरोना उन्होंने लाया है, जैसे आम लोग बोलते हैं कि कोरोना तो इनकी उपज है, ऐसा तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। कोरोना इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ है। तो लेकिन ऑब्वियसली जो सिस्टम चाहिए था, जो इसके पीछे में थॉट प्रोसेस, थिंक टैंक चाहिए था, शायद वो पॉलिटिकल आपस के अनरेस्ट के कारण से बोलिए, या ये कहें कि सौतेला व्यवहार बोलिए, कभी कभार कई जगह पर अपने साथ लागू हो जाता है, उसके कारण से हम लोग की डेथ को लेके यहाँ पे नंबर्स बढ़ भी गए हैं। और इंसान के
मतलब लाइफ की वैल्यू कम दिखाई देने लग गई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के सामने। आम इंसान की लाइफ की वैल्यू कम दिखी। तो इस वक्त में हम लोग भी सब जो किसी को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, लेकिन हम सबसे नाराज हैं जी, है ना। जो थिंक टैंक्स हैं, जो एजुकेशन में हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जब हम आपस में बैठते हैं तो एवरीबडी इज एनॉयड, सब नाराज हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई कह रहा है कि वो सही है और ये गलत है। बट हमारा कहना रहता है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि गलत है, तो क्या हमारे अंदर में भी वो पार्ट है क्या कि हम उस गलत का एक पार्ट तो नहीं है कहीं, है ना। एज अ सोशल सिस्टम के अंदर में मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। मैं दिन भर पार्टी करूं, किटी पार्टियां करूं, पत्ते खेलूं, दारू पीऊं, सब कुछ करूं, और रात को लोगों से बोलूं यार अपनी सरकार बहुत बेकार है, तो मैं उस फेवर में नहीं हूं। मैं उनकी पक्ष को कभी नहीं सुनना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं और आपसे गलत हो रहा है, फिर आप सरकार को गाली बक सकते हैं। कल से रामनवमी थी, मैंने पंडित जी के साथ इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर में उन्होंने कहा कि हम इतने वर्ष मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रहे, अगर अस्पताल और स्कूलों के लिए लड़ते तो आज हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं पड़ता। सर, आप दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट के मेंबर्स हैं, आप उनके ग्रुप्स के, यूनिवर्सिटीज़ में आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनर हैं, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। सर, क्या सोचते हैं लोग, दुनिया किस तरह से इसको देख रही है, और वो शायद उसके कुछ पॉइंट्स हमको मिले जिससे हम उसको कोरोना वायरस को, इस पूरे क्राइसिस को, पेंडेमिक को एक अलग नज़रिए से देखें। वो माइंडी सीवर पे आ रहा हूँ मैं, जो इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल है वो क्या है सर? कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है, हर कोई ये चाहता है आप कुछ करो और मैं सेफ हो जाऊं। आम इंसान की बात जो है आम इंसान बात ऐसे सोच रहा है। केजरीवाल की बात तो नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहा हूं मैं। सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब ये है कि ठीक है बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कोई और कुछ करे और मैं बच जाऊं उसके अंदर में जी। मेरा खुद का रोल उसके अंदर में कहीं कुछ नहीं है, मैं जो करना चाहूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग डिस्कस बहुत कर रहे हैं, शेयरिंग बहुत कर रहे हैं, फॉरवर्ड्स बहुत भेज रहे हैं। आज भी वही चल रहा है, साइबर की प्रॉब्लम चल रही है, फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन खुद का एक प्रोएक्टिव स्टेप, किसी प्रकार का अपने आप के बिहेवियर में सुबह से रात तक में बदलाव जी, वो लाने में अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, समाज का सिस्टम फेल हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए हमारा सिस्टम फेल हो गया है। तो इसके लिए अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी हो या बड़े से बड़ी संस्था हो, बहुत सारे टॉक शोज करा रही हैं, डिस्कशंस करा रहे हैं, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है। टीआरपी बढ़ती है सिर्फ, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है। कोई ये नहीं कहता है कि कल से हम ये करने वाले हैं कुछ जी। तो आई गेस आप लोग जैसे सब जो वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, नाते रिश्तेदार या नागपुर में बहुत एनजीओस हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। दीज आर द पीपल दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग। ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, बाकी तो टॉक शोज चल रहे हैं सब तरफ राज। सर, क्या बदलाव खुद में लाना होगा, क्या बदलाव समाज में लाना होगा? एक न्यू नॉर्मल तो लोगों ने बोल दिया, बट क्या ये न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना आसान होगा? बिल्कुल, बदलाव क्या लाना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक घर में कोई एक बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव हुआ, तो होना क्या चाहिए उस घर से अंदर में? बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ है तो घर के बाकी लोग भी प्रोन हैं, उन्हें पॉजिटिविटी होने की संभावना है बिल्कुल, अगर माँ बाप बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा इस वक्त उल्टा हो रहा है, बच्चे से माँ बाप को हो रहा है। पर वो माँ बाप मार्केट में घूम रहे हैं, दुकानों पे खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन इन दौरान पे 5-6 दिनों के अंदर में वो जहाँ मूवमेंट किए हैं, ऑब्वियसली ये चेन तो बढ़ती रहेगी। बोलने पर कई बार वो बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को हुआ ना तो हम सामान नहीं लेंगे क्या? पर ये देखिए कि उस दौरान पे आप अपना कोई प्रोविज़न कर सकते थे ऐसा, जिसमें आप 4 लोग घर से बाहर निकल के बाकियों को स्प्रेड नहीं कर सकते। ये सिंपल से एक जिम्मेदारी है जी, चेन को ब्रेक करने के लिए जी, है ना। पिछले साल में हम लोगों ने भाइयों के बारे में बात किया। लास्ट ईयर लकीली मेड सर्वेंट्स तक नहीं पहुंचा था मैटर। इस साल कई मेरे जान पहचान वालों को उनको मेड इन हेवन किए थे अपने प्रोग्राम। तो इस बार मेड का प्रॉब्लम हुआ है, कई लोगों को घर में हुआ है। बोले मैं कहीं नहीं गया हूँ, 15-20 दिन बस एक मेड आई, उसने उसको वो इन्फेक्ट हुई, मुझे दिया। तो एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि चलो उनको 1 महीने की सैलरी दे के 1 महीना जो ब्रेक द चेन करना है घर के अंदर में अपने तक सीमित। ये सिंपल सा बिहेवियरल एस्पेक्ट है जी। चेन ब्रेक करने के लिए अगर सरकार बोलती है कि आप ये 15 दिन घर पे रहेंगे, घर का आप ग्रोसरी स्टोर करिए और लेसर कॉन्टैक्ट्स में आप रहिए, इतना ही तो करना है, और करना क्या है जी? किसको अपनी बिल्डिंग की छत पे जाके उठ के क्या डांस करना है, सिर्फ इतना ही करना है इसको। ये एक सिंपल बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस है जो होना चाहिए। आज भी अगर 22 तारीख को नागपुर में आज कहा गया है 7 दिन के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है,
जी। तो आज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मतलब होना चाहिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। शाम के समय आप देखिए कितनी रश रह रही है अभी भी रास्ते में। जी। गाड़ी आखिर जा कहाँ रहे हैं जब ऑफिस बंद है, जब दुकानें बंद हैं, आखिर ये घूमने टहलने निकल कहाँ रहे हैं? तो मतलब आपका कहना है कि आज भी वो एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, आज भी ये है कि कोरोना मेरा क्या कर लेगा या कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो चलो एक चक्कर धर्मपेट का घूम मारा के आ जाए। खाली धर्मपेट का भी लोगों को चक्कर मारना है। बिल्कुल है ऐसा, आज भी है। आज भी लोग वॉक पे जा रहे हैं, आज भी लोग आसपास में रास्ते पे मिलके बगैर मास्क में बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनसे नहीं होगा मुझे, ये तो मेरे पहचान का है, ये मेरी पहचान की है। किसी पहचान का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। सर 1 मई से एक नई चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, वो है देश को वैक्सीनेट करने की। क्या किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको? वैक्सीनेशन तो करना ही है सभी को, लेकिन जब भी वैक्सीनेशन का ऐसा दौर आया है, पिछले पेंडेमिक में भी, उसके बाद में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल वैक्सीनेशन हेजिटेशन। इसका एक हमेशा रहता ही है, कुछ लोग हेजिटेट रहते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए, क्योंकि कुछ परसेंटेज में कभी रिएक्शन हुआ, कभी कुछ हुआ। तो ऑब्वियसली कुछ एक तबका रहेगा, एक परसेंटेज रहेगा जो वैक्सीन नहीं लगाने के देखेगा। और सरकार इसके लिए भी कहीं ना कहीं रूल्स कानून लाएगी कि नहीं, आपको ट्रैवल अलाउड नहीं करेंगे या आपको ऑफिस नहीं आने देंगे। जब ये कंपलसरीली पूरी तरह से हो जाएगा तब इसका नंबर्स प्रॉपर आएगा। लेकिन कुछ तबका रहेगा जो वैक्सीनेशन के लिए आज भी अवॉइडेंस कर रहा है कि नहीं जाना है वैक्सीनेशन के लिए। और डर जो है ना, अब वो बढ़ा हुआ है, एंजाइटी बहुत बढ़ी हुई है जी। जो माइंडिसिवर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ उसी के ऊपर में, क्योंकि घर के अंदर बैठे कितने लोगों ने अभी मुझे कॉल किया है पिछले 1 महीने के अंदर में, जो पिछले बार लॉकडाउन में नहीं हुआ था जी, जिन्हें एंजाइटी है, फियर है, क्वारंटाइन घर के अंदर में है तो उन्हें रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे। ये सारे वो लोग हैं जो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि डर वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ाएगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पार्टियां चल रही हैं, अभी भी लोगों के आपस के मेल मिलाप चल रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया लगा लेगी वैक्सीनेशन तब हम सेफ हो जाएंगे, जब उन्होंने लगा लिया तो हमको क्यों होगा बोलते। ऐसे भी लोग तर्क देते। सर बात। सर आखिरी के मेरे 2-3 सवाल। सर रिलेशनशिप्स में आपके हिसाब से पिछले 1 साल में जो आपका मंथन है इस पे, वो क्या है, क्या बदलाव आया है रिलेशनशिप्स को? पिछले साल जब मार्च अप्रैल मई में, उस वक्त में बाकी कंट्रीज़ की स्टडीज़ आई थी और वहाँ डिवोर्स के रेट्स बहुत बढ़ गए थे उस दौरान पे। 300% चाइना में बढ़े थे, सब कंट्रीज़ में बढ़े थे। तो उस वक्त में लोगों ने अपेक्षा किया था कि फर्स्ट 3-4 महीनों के अंदर में इंडिया में मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और हमारे कलीग्स और हमारे जूनियर बहुत गियर अप हो गए थे, पूरा इंटरनेट भरा हुआ था टॉक टू मी। सुशांत सिंह का भी मैटर आया तो लोगों ने टॉक टू मी का कॉन्सेप्ट लाया। लेकिन अचानक से लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग हेल्प के लिए सीखने हुए ज़्यादा आए नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई नहीं। फर्स्ट लॉकडाउन वॉज इंजॉयबल फॉर एवरीबडी। लोगों ने घर में पिज़्ज़ा खाए, पानी पूरी बनाए, बढ़िया इन्जॉय किए, लोगों का रिजर्व्स थे। पर आज सेकेंड लॉकडाउन अभी जो है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शुरुआत हो गई है। अब आ गया वो प्रॉब्लम। और अभी मेरे पास में, मतलब पिछले महीने 1.5 महीने में यंग टीनेजर्स, यंग टीन्स जो हैं वो बहुत सारे आए हैं, जिन लोगों को दिन भर सो रहे हैं, वो लोग सुबह से लेकर रात तक सो रहे हैं। और जो ऑनलाइन में किसी रिलेशनशिप में एंटर हो गए हैं, टेलीसेक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, और मैरिज ब्रेक्स हो रही हैं। अभी बहुत सारे डिवोर्स के केसेस नए अभी इवॉल्व हुए हैं जी। और एग्रेशन, एंगर बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली बार लोगों को होप था कि वैक्सीनेशन आने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सडन लोगों को एक होप टूटता हुआ दिखाई दिया कि ये होने के बावजूद भी इतना बड़ा कैसे ब्लास्ट हो गया है जी। तो अब लोग मानने लग गए हैं कि ये 2-3 साल चलेगा तो मैं क्या करूँगा। और उसका आफ्टर इफेक्ट रिलेशनशिप में, घर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, बच्चों के साथ, जैसे बच्चे 1 साल से घर में ऑनलाइन पे बैठे हैं तो अब अगला साल भी ऑनलाइन जाएगा क्या, ऐसा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है ऐसा। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है और ये छोटे छोटे बॉम्ब्स घरों में फटना शुरू हो गए हैं। तो जो इस साल का मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं कि नेक्स्ट ईयर जब हम इस समय पे सेम टाइम पे शो करेंगे तो आप मुझसे कहेंगे कि सर पिछले साल इतने डिवोर्स केसेस थे और इतने हज़ारों में डिवोर्स पिटिशंस कैसे आए। 22 अप्रैल 2022 को हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बॉम्ब फट रहा है अभी ये। सर एक बॉम्ब अभी मैसेज थ्रू आया आनंद चंद्रानी जी के द्वारा। आनंद चंद्रानी जी LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, सारथी ट्रस्ट बहुत सारा काम करते आया है कई वर्षों से। वो कहते हैं, सर वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अक्रॉस अ सिचुएशन
Due to COVID-19, lots of lesbians, gays and bisexual lost their work and now living with their family. They had left the city due to family pressure to married opposite gender. Now, due to the current situation, they are back home and facing same pressure to marry. In this case, how to handle it? No job, work, no support system, family pressure, societal thoughts, etc. Please guide. बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें दो एस्पेक्ट्स हुए हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे से बात करते हुए बोले कि सर अभी मेरा बच्चा घर आया है और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो मैंने एक पेरेंट से कहा कॉन्फ्लिक्ट कम इसलिए हुए क्योंकि वो 18 घंटे सोता है, जब उठेगा तो बात करेगा, जब दिन भर घर आने के बाद सोया ही है तो बात क्या करेगा वो, क्योंकि वो पूना में था, वापस आया, देयर इज नो वर्क नाउ, देयर इज नो वर्क फ्रॉम होम, जॉब छूट गई। और वैसी रिलेशनशिप को लेके जो आपने प्रश्न कहा कि वो नेटिव प्लेस गए हैं और प्रेशर आ गया है, अब ये पूरी चीज़ को, डायनामिज्म को पूरा वापस लाने के लिए सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर में पेंडेमिक को और साइकोलॉजिकल पेंडेमिक को आनंद जी समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त लोग बार बार सिर्फ कोरोना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नाक से बाफ लूँ और कहाँ से वेपर लूँ और कौन सी गोली अंदर डालूँ। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो हर घर के अंदर में माइंडेसिविर डालना पड़ेगा अपने को, ये कि पेंडेमिक का एंटीवायरस आप लगा लोगे वैक्सीनेशन, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट का जो चलता रहेगा बहुत समय तक, ये बहुत लंबा चलने वाला है, 2-5 साल नहीं चलेगा, बहुत लंबा चलने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में आई थिंक नाउ सभी लोगों को दे शुड ओपन अप विद कम्युनिकेशन, दे शुड स्टार्ट विद सपोर्ट सिस्टम, दे शुड स्टार्ट विद सपोर्ट ग्रुप्स एट द नेटिव प्लेस जो वहाँ नहीं था पहले, है ना। नॉट ओनली ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ जी, क्राइसिस में अभी ऑनलाइन फिलहाल, लेकिन ऑनलाइन के अलावा धीरे धीरे लोगों को वापस से जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, अपने कल्चर से जुड़ के लोगों से मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम राज डेवलप करना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम कटा हुआ था बहुत दिनों से और अब उसकी कमी महसूस हो रही है, सिंपल। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है बहुत इस वक्त। सर, जब नोटबंदी हुई थी तब नोटों को कन्वर्ट करने के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा था। अभी ऑक्सीजन बेड्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उसी तरह से जुगाड़ में दुनिया लगी हुई है। सर, ये जो जुगाड़बंदी है, ये सर अपने देश में ख़त्म होगी नहीं होगी? मुझे एक याद है 2004 की बात है, एक बच्चे को स्कूल में उसे इसलिए सस्पेंड करके मेरे पास काउंसलिंग के लिए भेजा गया था कि उस बच्चे ने उस वक्त में क्लास में अपना होमवर्क को ऑक्शन किया था, बिडिंग किया था। अच्छा, ठीक है। और वो बच्चे सब उसको 2-3 रुपए में होमवर्क करते थे और ये बच्चा क्लास 3rd का था, 3rd-4th का था। तो मेरे पास जब भेजे तो आई सॉ हिम एज अ एंटरप्रेन्योर, कि तो MBA वाली चीज़ अभी सीख गया है, बिडिंग करवा लिया है। तो मैंने उसको जब काउंसलिंग के दौरान समझाया कि डोंट यू, उस वक्त में मेरे ख्याल से ये आई थिंक 2003 की बात नहीं, जब अन्ना हजारे जी का चल रहा था तब की बात है ये जी, 2012-13 की बात, 12-13 की बात होगी। तो तभी मैंने उसको बोला कि ये सब चल रहा है तो डोंट यू थिंक दिस इज करप्शन, कि तुमने उनको ब्राइब दिया और काम करने के लिए। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपको पता है कि करप्शन कहाँ से शुरू होता है? तो मैंने कहा के बच्चे ने, तो मैं, हाँ, क्लास 3 के बच्चे ने जी, करप्शन कहाँ से शुरू होता है? मैंने अभी हाथ फोल्ड के मुझसे पूछा कहाँ से होता है? बोले सर मेरे स्कूल से शुरू हुआ, मेरी मम्मी रोज बोलती तेरे स्कूल में 50,000 रुपये दिए डोनेशन मैंने तेरी एडमिशन के लिए। तो बोले जब वहीं से शुरुआत हुआ है जहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या गलत कर लिया? तो मैं तब उस वक्त में एक सेशन के दौरान बोला कि ये साइक में घुसा हुआ है, हमारे सोच में घुसा हुआ है, नसों में चला गया है हमारे जी। तो इसके लिए जुगाड़, ये सब जो चीज़ें हैं, बचपन से बच्चा देख रहा है एनवायरनमेंट में कि कहाँ से जुगाड़ करना है, पापा कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, स्कूल वाले कैसे, तो हम लोग ये स्टेज में लगे हैं। लेकिन रेमडेसिविर की बात अगर हम करें ना राज, तो बेसिकली क्या है, ज़रूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है जी। जिससे ज़रूरत नहीं है वो ढूंढ रहा है, उसे पता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना ढूंढ रहा है, डॉक्टर्स भी खुद कह रहे हैं कि सबको ज़रूरत नहीं है वो, हर किसी के लिए। लेकिन लोगों ने, सबने ढूंढना शुरू किया। जैसे ही कोरोना डायग्नोस हुआ, घूमने लग जाते हैं कि अपने को 5 वायल चाहिए, 6 वायल चाहिए। तो मुझसे परसों एक डॉक्टर ने कहा, वो जाने वाले डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको जरूरत नहीं है वो क्यों ढूंढ रहा है जी। तो मैंने कहा सर गिल्ट कंपनसेशन होता है बहुत बार, कि मेरे फादर एडमिट है और मैं दवाई नहीं जमा पाया, भले लगे ना लगे, ये कहीं मेरे को गिल्ट ना रह जाए कि मेरे पास दवाई नहीं थी। फिर ये तो बहुत ही हो गया। तो ये चक्कर में क्या हो रहा है कि वो स्टोरेज भी कर दे रहा है और अननेसेसरी मार्केट में पैनिक बटन दब गया है डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी। तो आई गेस ये जो भागदौड़ चल रही है, इसमें पैनिक
वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक ही लोग काफ़ी है इसके अंदर में। सर आप सेशंस भी ले रहे थे बीच में पैनिक मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे इस पैनिक की सिचुएशन में अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर का किस तरह से अप्लाई किया जाए। सर क्या लोग जुड़ सकते हैं आपसे, क्या लोग उस सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ सब लोगों ने इस वक्त में मेडिटेशन को, रिलैक्सेशन को, अपने आप को सही पॉजिटिव सूचना देने के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अपने घर के अंदर ही, वेदर आप लॉकडाउन में हैं या नहीं है, पोस्ट लॉकडाउन, सभी लोगों को अपने माइंड और ब्रेन के साथ में वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड ब्रेन अगर सही चला तो आपके सेल्स सही चलेंगे, सेल्स सही चले तो आपके कोरोना के ऊपर में इसका असर रहेगा, इम्यूनिटी पे आपका असर रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस दौरान पे लेसर इंटेलिजेंस में, कम डिमांड ज़िंदगी के, सिंपल लिविंग में, कम इंस्टॉलमेंट की ज़िंदगी में, ठीक है, जितना है उसमें खुश रहने की हैबिट अपने आप को भी डालिए और बच्चे को भी डालिए। मैंने ये पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कहा था, आपकी कार पिछले 1 साल से नीचे खड़ी है, कोई काम की नहीं है। आपके कपड़े कबर्ड में सड़ रहे हैं, अभी पहनने की जगह नहीं है अभी। तो अननेसेसरीली ऐसी चीज़ों में अभी आप मत जाइए जिसका अपने को लाइफ में आगे जाके यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइजेशन है तो रिश्तों का है, हंसी का है, जो हम सब भूल चुके हैं। हंसना हंसाना आज के समय में, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ नोट करके देखिए इस बात को। पिछली बार में आप पिछले 2-3 महीनों में जिनसे भी अगर आप मिले होंगे, आप ये जरूर सोचा होगा कि आखिर मैं बात क्या करूं इससे। बात करने की टॉपिक खत्म हो गई है आपके पास। कोरोना में इतने मर रहे हैं, कोरोना में इतना हो रहा है, आप हंस नहीं रहे हैं, आप में जोक्स नहीं है आपके पास ह्यूमर नहीं है, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीक्रेट कैसे होंगे, वो तो निकालने पड़ेंगे ना। तो आज आप सबको हर प्रोग्राम में कहा करो कि खुशी के हार्मोन्स निकालो, चेहरा भी चमकेगा और कोरोना भी भागेगा। सर आखिरी सवाल, सर सास बहू में कुछ बदलाव आएगा सर? इनके रिश्ते में कोई बदलाव आएगा? बदलाव बहुत साल से आ रहा था सास और बहू के बीच में। पिछले कुछ सालों के अंदर में हम लोगों ने मॉल्स वगैरह में, अगर आप सबने नोट किया होगा, सास और बहू साथ में ही घूम रहे थे और साथ में पार्लर भी जा रहे थे। दोनों के बाल वाल कटे हुए हैं, अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इन बिटवीन में कई सालों में ये बदलाव देखा, तो मैंने इस पे बीच में मेरी टीम के साथ स्टडी किया था। तो मुझे लगा कि बदलाव क्यों आया है, पता लगाया जाए। तो मुझे पता पड़ा ये कि बदलाव ये नहीं आया कि दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए, बदलाव ये आ गया कि दोनों एक दूसरे को मैनेज करना समझ गए। उनको समझ आ गया कि टैकल कैसे करना। बहू को पता है कि मुझे पार्लर जाना है तो सास को भी पार्लर छोड़ते हुए जाना पड़ेगा मुझे। ओके, शी इज मोर इंटेलिजेंट नाउ। तो पर हुआ क्या है कि वो आपस का जो टेंशन दो के बीच में थे, उसमें हस्बैंड बहुत बचा हुआ था। भैया अभी आपस में अच्छे हो गए हैं तो वहां चलने लग गई है थोड़ी सी। सही बात। तो वहाँ हस्बैंड और वाइफ के बीच के तनाव बढ़ गए, क्योंकि अभी सास जो है वो न्यूट्रल होने लग गई है। पहले ऐसे केसेस नहीं है कि मेरे पास मैरिज काउंसलिंग में हार्डली पिछले 100-200 केसेस में किसी ने कहा होगा कि मेरे को सास ससुर की प्रॉब्लम है, जो मेरे को पहले के 10 साल था जी। अभी पिछले 2-3 साल से मुझसे कई लोगों ने नहीं कहा ऐसा। और मैं कैसा है सपोर्ट कैसा है ना, शी अंडरस्टैंड्स मी। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे हैं, सास समझती है, वो समझाती भी अपने। पर अब ये मतलब इंटेलिजेंस जो है वो अवेयरनेस बढ़ने के कारण से हो गया। अब लॉकडाउन के टाइम में दोनों साथ में घर में हैं, तो अब क्या है, इधर हस्बैंड भी साथ में है और ससुर भी साथ में है, बच्चे भी साथ में। मैनेजमेंट करने में इतना रात समय चला जाता है सब कि लड़ने झगड़ने का मौका ही नहीं मिलता। सो व्हाट्स योर लास्ट कोट ऑफ द शो? लास्ट कोट ये रहेगा, जो नाम आपने मंडेश्वर दिया इस प्रोग्राम को, मैं वो कहना चाहूँगा कि आप सब लोग एक एंटीवायरस माइंड में डालें, वैक्सीनेशन माइंड के लिए लें, क्योंकि ये पेंडेमिक का ये हिस्सा अब जो शुरुआत हुआ है, इसका असर 1-2 साल के बाद में मैं नहीं चाहूँगा आप कभी मेरे पास आए। मैं हमेशा दुआ करूँगा, प्रेयर करूँगा कि आपको किसी को ज़रूरत ना पड़े किसी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आने की, आप अपना स्वयं खुद का मैनेज कर सके भगवान की दया से। लेकिन इतनी बड़ी समस्या रहेंगी क्योंकि आप लोगों को इस वक्त में खुश रहना, प्लेजेंट महसूस करना, कंटेंटेड महसूस करना, हैप्पी महसूस करना, हंसना, ये सारी चीज़ें आपको सडनली लगेगा कि रेयर इमोजीज तक सीमित हो गई सिर्फ। और अगर हमने ये समाज में खो दिया, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, कोरोना का चले जाना, उसके बावजूद भी आप हाई फीलिंग करने के लिए आप वंचित रह जाएंगे। हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा शायद अच्छे केमिकल्स, कि 1 घंटे का कोई इंजेक्ट लगाए और हंसे, 2 घंटे का इंजेक्शन लगाए और हंसे। कहीं मार्केट कहीं हंसने की दवाइयों के न बन जाए फिर, कि स्टोर से एक हंसने की दवाई खरीद के ला रहे। मैं वो कभी नहीं चाहूँगा कि समाज ऐसा कभी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हंसिए,
मिलके आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और कोरोना आज है तो कल तो जाएगा ही जाएगा, शायद कोई और वायरस आएगा, अब ये लाइफ का पार्ट है। पार्ट को समझते हुए अपने घर परिवार में जो सुन रहे हैं, खूब सारा आप ह्यूमर रखिए, मस्ती करिए, बात करिए, मिलके चैलेंज लीजिए और लड़िए इस चीज़ से। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। 1 साल पहले भी आपने कहा था कि कोरोना से हमको बचना नहीं है, कोरोना से हमको लड़ना है। आज 1 साल बाद भी आप वही कह रहे हैं कि कोरोना से हमको बचना नहीं, उनसे लड़ना है। सर ये लड़ाई तो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गया, उन्होंने कहा कि हम बता नहीं सकते ये कब तक चलने वाली है, लेकिन ये लड़ाई माइंड से हम कब जीत पाएंगे? ये आखिरी सवाल, माइंड से हम कब जीत पाएंगे? माइंड से हम तब जीत पाएंगे जब हम माइंड को इम्पोर्टेंस देंगे। सबसे पहले कि हमारा माइंड को इम्पोर्टेंस नहीं है, डेंटल और मेंटल हम आखिरी में ध्यान में रखते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि यहाँ कचरा कैसा जमा हो रहा है। एक बात, उसका इम्पोर्टेंस के लिए आपको हमको सबको अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। जैसे सॉफ्टवेयर मोबाइल का दिखता नहीं है पर वो एग्जिस्ट करता है, वैसे माइंड भी हमारा सॉफ्टवेयर है। एक बात, और ये लड़ाई 1-2 दिन में नहीं जीती जा सकती माइंड की, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, प्रोसेस है। आज आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आज आप अपने आप में फोकस करना शुरू करेंगे तो 1-2 दिन में असर नहीं आएगा। आप महीने 2-3 महीने बाद अपने चेहरे पे ग्लो देखेंगे, आप अपने चेहरे पे आप एक फ्रेशनेस देखेंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी जो मुझे सुन रहा है 3 महीने, ठीक है, 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच भी अगर वो कोई सही रूटीन फॉलो करे अपनी लाइफ का, प्रॉपर रूटीन जिसमें उसकी वॉक, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर लेस स्क्रीन टाइमिंग जो सबका बड़ा हुआ है इस वक्त में, लेस स्क्रीन टाइमिंग, एक्सरसाइज और लोगों से ऑनलाइन में हो या कैसे भी हो सोशलाइज करना, हंसी मजाक करना, ह्यूमर करना, एंडोर्फिन सिक्रेशन करना। एंडोर्फिन आनंद का केमिकल एक है। अगर ये किया तो वो साइकोलॉजिकल पेंडेमिक से बच जाएगा, श्योर बच जाएगा। सर आपने फिर एक बार हमें एक अच्छी राह दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको माइंडीसीवर का इंजेक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश बहुत जल्द एक और सेशन होगा जहाँ पर हम और भी कुछ एस्पेक्ट्स जानेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, थैंक यू। आज देश के जाने माने साइबर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कृपलानी से बात कर एक माइंडीसीवर का इंजेक्शन मुझे भी मिल गया। मुझे लगता है आपको भी मिल गया होगा अब तक, जिनको जो ये वीडियो को शेयर करेंगे, जो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे, अपने ग्रुप्स तक पहुंचाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंजेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात जो हमें किसी के गुजरने के बाद शायद हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग कह देते हैं या कोई दोस्त यार कह देता है कि यार जो किस्मत में होगा ना वो तो होगा ही। चलिए ये लाइन तो लिख लेते हैं कि किस्मत में जो है वो तो होगा ही। अब किस्मत के बाद क्या? कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर लें, है ना। और हमेशा किस्मत ये बोली जाती है कि हाथ पे लिखी हुई है, नहीं, हमेशा कहा जाता है किस्मत यहाँ माथे पे लिखी हुई है, क्योंकि माथे के पीछे है हमारा दिमाग, उसका इस्तेमाल करना हम शुरू कर दें। एंड एज पर डॉक्टर राकेश कृपलानी, हम पॉजिटिव बने नहीं, पॉजिटिव सोचें और हंसते रहें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें। ये प्रशासन फेल हो गया, सरकार फेल हो गई, ये सब मैसेजेस लोगों तक पहुंचाकर क्या करेंगे साहब? इलेक्शन का टाइम आएगा तब बता दीजिएगा अपनी ताकत। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।